हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं श्री आईएएस एकेडमी ने आपके लिए कई सारी सीरीज स्टार्ट की है। इस सीरीज के अंतर्गत हमने बुक सीरीज, अपनी आंसर सीरीज और कई सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करने की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ये हमारा आंसर सीरीज का पार्ट 1 है। इस पार्ट 1 के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि हमारे ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों ने जो आंसर लिख कर भेजते हो उसको किस प्रकार लिखना चाहिए, उसमें किस प्रकार की आप कमियां करते हो, उन गलतियों को आपको कैसे दूर करना है और एक अच्छा आंसर आपको कैसे लिखना है। ठीक, तो इस दिशा में हमारा पहला आंसर है जो किसी व्यक्ति ने भेजा है, तो हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन है 2017 में पूछा गया था यूपीएससी के पेपर में। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि द्वितीय नगरीकरण ने संगठित क्रियाकलापों को उत्पन्न किया जो गुप्त काल के दौरान अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गए। बेसिकली यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है, संगठित निगम। ठीक है, जैसा कि आप जब देखेंगे यूपीएससी का जो बैक ईयर पेपर है 2017 का, उसमें इस चीज़ का उल्लेख किया गया है कि संगठित निगम के बारे में बताइए। जैसा कि आप ये देखिए, यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था, द्वितीय नगरीकरण ने संगठित निगम क्रियाकलापों को उत्पन्न किया जो गुप्त काल के दौरान अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गए। अब आप में से कुछ बच्चे हो सकता है इस हिंदी वर्ड को ना समझ पाए, तो आप इंग्लिश देख लीजिए, ऑर्गेनाइज्ड कॉर्पोरेट एक्टिविटीज़। यानी कि अब आप ये समझ गए कि बेसिकली बिजनेस से रिलेटेड कोई बात कर रहा है। ठीक, बिजनेस से रिलेटेड आपको पता है कि आपको इसमें कई सारे श्रेणी संगठन मिलते हैं, इसलिए उन्हीं का जिक्र किया जाता है। तो हम ये इस आंसर को सॉल्व करते हैं। इसमें इन्होंने क्या लिखा है पहले हम उसको पढ़ेंगे और वहाँ पे हम एक एक जगह करेक्ट करते जाएंगे कि इनको क्या लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए। जैसे कि इन्होंने लिखा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ होने वाले कालखंड में भारतवर्ष में दूसरी बार नगरों का उदय हुआ। ठीक, आप इस तरीके की बातें कभी नहीं लिखेंगे। आप सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे, उसके पार्ट को इनकोड करेंगे और अपने माइंड में एक इमेज बनाएंगे कि बेसिकली इस क्वेश्चन को हमें कितने पैरा में लिखना है और किस तरीके से इसके निष्कर्ष तक हमें पहुंचना है। ठीक, तो द्वितीय नगरीकरण एक वर्ड आपको ये मिला, संगठित क्रियाकलाप दूसरा वर्ड ये मिला, तीसरा गुप्तकाल और चौथा अपनी पराकाष्ठा। यानी कि ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 5वीं सदी तक की बात कर रहा है। यानी कि टोटल 1100 वर्षों की ये बात कर रहा है और उन 1100 वर्षों के बीच की हमें पूरी कहानी इसमें लिखनी है। क्लियर? अब आपको कहानी लिखनी है, आपके पास वर्ड केवल 150 है, तो आप स्टार्टिंग डायरेक्ट से करिए कि द्वितीय नगरीकरण के संदर्भ में संगठित क्रियाकलाप वो कौन कौन से थे, निगम क्रियाकलाप, और उनका कहाँ पे तथ्यों के रूप में हमें उल्लेख मिलता है। ठीक, जैसे कि इन्होंने लिखा है कि जातक ग्रंथों में 6 महानगरों का उल्लेख मिलता है। आपसे उन महानगरों के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, ठीक है, ना ही आपसे पूछा कि कौन कौन से वो शहर थे। आपसे बेसिकली ये पूछ रहा है कि उस समय के जो श्रेणी संगठन होते थे उनका उल्लेख कहाँ पे मिलता है, किन ग्रंथों में मिलता है, साथ ही उन श्रेणी संगठन की जो स्थिति थी वो कैसी थी, वो जो व्यापार वाणिज्य करते थे तो कैसे करते थे, व्यापार वाणिज्य के रूप में उनकी मुद्रा कौन सी होती थी, इसके अलावा वो लोग जहाँ रहते थे वो प्लेसेस कौन कौन से थे, और उस समय की जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसने किस प्रकार इनको संरक्षण प्रोवाइड किया, जिसके संदर्भ में आप कई सारे प्रशासनिक अभिलेखों को देखोगे जिसमें कई सारे राजाओं ने इन लोगों को संरक्षण प्रदान किया। क्लियर? फिर आप ये बताएंगे कि कैसे गुप्त काल के अंत तक आते आते इनका जो व्यापार वाणिज्य था वो कमतर होने लगा पहले की अपेक्षा, जैसा कि कुषाण काल में हम देखते हैं। ठीक है, कुषाण में काफ़ी उन्नत था और जब गुप्त पीरियड तक आता है तो वहाँ पे काफ़ी कम होने लगता है। उनकी जो मुद्राएं थी उनमें मिलावट देखने को मिलती है, साथ ही उनकी जो मुद्राएं थी वो सोने से कमतर होने लगी। सोना हालांकि उस समय चलता था लेकिन उतना शुद्ध नहीं रहा। ठीक है, साथ ही कुछ लोकल मुद्राएं भी जनरेट हुई जैसे चांदी की, सीसा की, जस्ता की। तो हम इससे ये देखते हैं कि उनका बाह्य व्यापार सिमटकर अब आंतरिक तक धीरे धीरे आने लगा। क्लियर? मात्रा में कमी आई, तो हमें इसमें बेसिकली यही चीज़ें लिखनी है। तो आप ये बता सकते हो स्टार्टिंग में कि द्वितीय नगरीकरण के बारे में हमें कई सारे संगठित निगम क्रियाकलापों का उल्लेख किसमें मिलता है। जैसे जातकों में 18 प्रकार की श्रेणियों का उल्लेख मिलता है, आप दीर्घ निकाय में देखोगे 24 प्रकार के व्यवसाय मिलते हैं, महावस्तु में आप देखते हो 36 प्रकार के, मिलिंद पन्नों में आपको 75 प्रकार के व्यवसाय की श्रेणियाँ मिलती हैं। साथ ही आपको एक तमिल ग्रंथ जिसका अंग्रेजी संस्करण किया गया, जिसका क्या नाम है, गारलैंड ऑफ मदुरई,
उसमें भी इन्हीं चीज़ों का उल्लेख मिलता है। क्लियर। और आप देखोगे कि जब हम श्रेणियों की बात करते हैं तो इनके कई सारे स्थान थे, जैसे कि वाराणसी इनका मुख्य स्थान था, मथुरा इनका मुख्य स्थान था। साथ ही आपको मंदसौर अभिलेख में अंत में ये भी देखने को मिलेगा कि किस प्रकार मंदसौर अभिलेख में जानकारी दी गई है कि वहाँ पे रेशम बुनकर की श्रेणियाँ निवास करती हैं। समझ गए। तो आप इसको बेसिकली ऐसे लिखेंगे। इन्होंने फिर लिखा है कि कस्बे के रूप में निगम शब्द का प्रयोग पाली साहित्य में खूब मिलता है। देखिए, आप जब भी आंसर राइटिंग करो ना तो RIG के रूल का फॉलो करो। RIG का क्या मतलब होता है? लास्ट G का मतलब होता है जनरलाइज। आप इतना भी जनरलाइज आंसर ना लिख दो कि एग्जामिनर को लगे कि आप एक IS एस्पिरेंट नहीं हो। दूसरा, आप इरिलेवेंट फैक्ट को मत डालिए उसमें, क्योंकि इससे आपके प्रति एक नकारात्मक छवि एग्जामिनर की बनती है। तीसरा, आप जो भी चीज़ें लिखें वो रीजनेबल हों, यानी कि वो तार्किक हों, फालतू की बातें मत लिखें। कहने का मतलब आपने अभी तक देखा होगा कि आपने जितनी भी बातें लिखी ये तो ज़रूरी नहीं थी, यानी कि आप अपने आंसर को यहाँ से शुरू ना करें। साथ ही आपके लिए ये लाइन भी किसी तरीके की ज़रूरी नहीं है। समझ गए। अभी आप खुद ही देखेंगे अपने आंसर में क्या क्या कमियां हैं। कहीं कहीं पर निगम शब्द का प्रयोग हस्तकार व कारीगर के क्षेत्र के रूप में भी मिलता है, हालांकि निगम वास्तव में क्या है ये चीज़ें आपसे नहीं पूछ रहा है बेसिकली। फिर आपने यहाँ पे देखो एक चीज़ क्या किया कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की निगम व्यवस्था ने द्वितीय नगरीकरण को पुष्पित एवं पल्लवित किया जिनका कहने का मतलब ये क्या है कि निगम व्यवस्था ने द्वितीय नगरीकरण को पुष्पित व पल्लवित किया। अब आप अपना ही क्वेश्चन देखो, आपने यहाँ पे क्वेश्चन की बात को ही उलट दिया। इसने कहा कि द्वितीय नगरीकरण ने संगठित क्रियाकलापों को उत्पन्न किया, और आपने लिख दिया कि इन निगमों ने ही द्वितीय नगरीकरण को पुष्पित व पल्लवित किया। कॉन्ट्राडिक्शन वाली बातें हो गई ना। फिर आप लिख रहे हो वही क्वेश्चन रिपीट कर रहे हो जो मैंने अभी आपसे कहा कि आपको रिपीट नहीं करना है। साथ ही आपने यहाँ पे किसी भी तरह के तथ्य की जानकारी नहीं दी। आपने ये भी नहीं बताया कि भड़ौच बंदरगाह के बारे में आपको बताना चाहिए था, आपको अरिकामेडू के बारे में बताना चाहिए था, आपको बरीबरकम के बारे में बताना चाहिए था, आपको फाइयान के लेख का वर्णन करना चाहिए था, आपको कुषाणों के टाइम पीरियड की जानकारी देनी चाहिए थी। आपको ये भी बताना चाहिए था इसमें कि किस प्रकार मौर्य काल में इस व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा मिला। आपको ये भी बताना चाहिए कि जो व्यापार वाणिज्य के जो संगठन होते थे उनमें श्रेष्ठी होता था, सार्थवा होता था, ये लोग क्या करते थे, इनका उद्देश्य क्या होता था। साथ ही आपको इस चीज़ का भी जिक्र करना है इसमें कि पहली सदी के बाद जो शक, कुषाण ये सब आए, इनके कारण जो स्थल मार्ग होता था वो प्रभावित हुआ, जिस कारण समुद्र मार्ग की खोज शुरू हुई। ठीक है, और समुद्र मार्ग के माध्यम से व्यापार किया जाने लगा। आपको कई सारे नगर बताने, जैसे वैशाली का, पाटलिपुत्र का, वाराणसी। आप इसमें मैपिंग की भी जानकारी दोगे। इसके अलावा आपको कई सारे अभिलेख या कई सारे उन अधिकारियों के नाम बताने, जैसे आप मौर्य काल में देखोगे एग्रोनोमोई और एंटीनोमोई व्यक्ति आते हैं, इनके बारे में जानकारी देते हैं अभिलेख हमारे। ठीक है, प्रशासन के अंतर्गत ये लोग क्या करते थे, जो व्यापार के रूट होते थे उनको रेगुलेट करते थे, उनको देखते थे। ठीक, आपको इसमें ये भी बताना है कि जो शिल्पियों के 18 श्रेणी थी उसके अंतर्गत कौन कौन लोग आते थे। वाराणसी में जो बुद्ध का टाइम पीरियड का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता है, वो काफ़ी बड़ा व्यापारिक केंद्र बन गया था। आपको ये भी बताना है कि जो नारद व बृहस्पति स्मृतियाँ हैं उसमें कैसे इन चीज़ों का जिक्र मिलता है। ठीक है, और इंदौर का जो मैंने आपको बताया मंदसौर का अभिलेख, उसके बारे में आपको जानकारी देनी है। कहने का मतलब आप इस उत्तर को काफ़ी अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक, आपको इतना जनरलाइज होकर आंसर नहीं लिखना है, और जब आप इसमें वो लिखोगे निष्कर्ष, तो आप इस निष्कर्ष को एक आलोचना की तरह लिखिए कि एग्जामिनर को ये लगे कि हाँ, ये आगे के भविष्य के लिए कोई प्रासंगिक बन सकता है। जैसे आप इसमें ये लिख सकते हो कि निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि द्वितीय नगरीकरण के टाइम पीरियड में उत्पन्न हुए संगठित निगम क्रियाकलापों को गुप्त काल तक आते आते काफ़ी उन्नत अवस्था में देखा जाता है, लेकिन गुप्त काल के पीरियड में हमें कई सारे ऐसे प्रमाण मिलते हैं जो इनके पतन को भी अभिव्यक्त करते हैं। बस इस तरह से आप निष्कर्ष अपना लिख दोगे। ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन अपना देख लिया। हम इसका एक मोटे तौर पे फ्रेम फिर से देख लेते हैं कि द्वितीय नगरीकरण ने संगठित क्रियाकलापों को, आप W5H1 का प्रयोग करें और द्वितीय नगरीकरण के बारे में बता दें। साथ ही आप उसमें उन संगठित क्रियाकलापों का जिक्र कर दें कि श्रेणी क्या थी,
ठीक है, सारथवा कौन होते थे, और अलग अलग जो बुनकर की श्रेणियां थी उनके बारे में उल्लेख कर दें। फिर आप बता दें कि किस प्रकार द्वितीय नगरीकरण के बाद से मौर्य काल ने, मौर्योत्तर काल में, ठीक है, और गुप्त काल तक आते आते कैसे इनका डेवलपमेंट हुआ, कुषाणों ने कैसे इनको एम्पावर किया, कैसे इन्होंने सातवाहनों ने इनको बढ़ावा दिया, ठीक है, इस चीज़ का आप उल्लेख करें और कई सारे स्थानों का नाम लिखें। यहाँ पे आप इंडिया के मैप का जिक्र करें, यहाँ पे बताएं कि ये भड़ौच है, ये अरिकामेडु है, ये ताम्रलिप्ति है। आप उत्तरापथ का भी जिक्र कर सकते हो, आप तक्षशिला का भी जिक्र कर सकते हो, इन सारी चीज़ों का आप जिक्र करिए। हम जब मैप कंप्लीट करेंगे तो वहाँ पे इस क्वेश्चन को फिर से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? साथ ही जब हम अपना हिस्ट्री की क्लास शुरू करेंगे एंशिएंट इंडिया की, तो वहाँ पे काफ़ी डीप में पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए अभी यहाँ पे अगर हम ये सोचें कि इस क्वेश्चन को ही हम कंप्लीट करें तो आप ये मानकर चलिए लगभग 30 से 40 मिनट इसमें लग जाएंगे और आपको चीज़ें उतने अच्छे से समझ में नहीं आएंगी। इसलिए हम सिर्फ इस प्रश्न को देखेंगे, ये प्रश्न कितना सही है कितना गलत है उसके बारे में सिर्फ बताएंगे। बाकी जो आपको ये लिखना कैसे है और अच्छे तरीके से, वो हम एंशिएंट इंडिया की क्लास में डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार कृषि के अधिशेष ने शिल्प उद्योग को बढ़ावा दिया, किस प्रकार शिल्प के प्रमोशन ने व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा दिया और किस प्रकार व्यापार वाणिज्य ने नगरीकरण को बढ़ावा दिया, और बाद में उसी नगरीकरण ने किस तरीके से संगठित निगम क्रियाकलापों को बढ़ावा दिया, जिसकी उन्नत अवस्था गुप्त काल में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो आपके अगले क्वेश्चन का हमें इंतजार रहेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।